नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी लेखपाल की परीक्षा के सिलेबस के अनुरूप जो ग्राम्य समाज एवं विकास का पार्ट है, उसमें जो भी सिलेबस में जो बिंदु दिए हुए हैं, उनके अनुरूप आपकी ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जो भी प्रश्न आने हैं, उसकी एक अलग से श्रृंखला एक प्रतिष्ठित मैगजीन को कवर करते हुए चलाई जा रही है, ताकि आपका सिलेबस संपूर्ण तैयार हो जाए। ग्राम्य समाज और विकास का कोई पर्टिकुलर बुक या मटेरियल नहीं है जहां से सीधे प्रश्नों को करा दिया जाए, इसलिए आपको इस श्रृंखला को टेस्ट के माध्यम से कराया जा रहा है और इसमें विभिन्न स्रोतों से प्रश्नों का संकलन करके आपको एक जगह प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए आप इन प्रश्नों को गंभीरता से करें और निश्चित तौर पर जिस दिन आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, आपको यही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिखाई देंगे, ऐसा मुझे पूरा अनुमान है। चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, शोध करते समय क्या सही अनुक्रम है, यानी शोध करते समय हमें किस क्रम का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले समस्या का निर्धारण, दूसरे नंबर पर परिकल्पना, तीसरे नंबर पर आंकड़ों का संकलन और अंत में आंकड़ों का विश्लेषण। ये शोध करते समय सही अनुक्रम है और ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य शोधों में किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा अनुभवजन्य शोधों में वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। आगे एक योजना दी गई है जिसका नाम है गोबर्धन योजना। गोबर्धन योजना का पहली बात फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ये गोबर्धन योजना का फुल फॉर्म है और इसका प्रारंभ कब किया गया, तो 2018 में। और किस मंत्रालय के द्वारा, तो आपका जवाब होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपका जवाब होगा 11 अक्टूबर 2014 को। और याद रखिएगा 11 अक्टूबर के दिन जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है। इसी दिन पर प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। और ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, इस योजना के तहत सांसद को, जो सांसद होते हैं, इनको 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांवों के विकास की जिम्मेदारी मिली है। यानी इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो 2024 तक 8 गांवों का विकास करें इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। अगला प्रश्न देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको, यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न आएगा। अगली योजना है वंदे मातरम योजना। ये जो वंदे मातरम योजना है, ये 9 फरवरी 2004 को प्रारंभ हुई। और इस वंदे मातरम योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपका जवाब होगा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना वंदे मातरम योजना का उद्देश्य है। और प्रारंभ कब हुआ, 9 फरवरी 2004 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई, तो आपका जवाब होगा 2011 में। और पिछली वीडियो में आपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रारंभिक स्टेज से लेकर और अंतिम क्या नाम कब कब परिवर्तित हुए, आपने इसको डिटेल में देखा था। यहां जिक्र ये हो रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया, तो आपका जवाब होगा 2011 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको आप PMGSY के नाम से जानते हैं, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY की शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर पक्की सड़कों की ऐसी व्यवस्था स्टैब्लिश कर दी जाए कि हर मौसम में वहां पे लोगों को आने जाने के लिए सड़क की सुविधा मिल सके। अगली योजना है उज्ज्वला योजना 2.0। आपने उज्ज्वला योजना 1.0 को पिछले वीडियोज में कवर कर लिया है। इस उज्ज्वला योजना का टैगलाइन क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है कि उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कब की गई, तो आपका जवाब होगा 10 अगस्त 2021 को। और किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। और ये कहां पर की गई, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है महोबा, वहां से उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई। डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है और डेट भी याद रखना है और टैगलाइन भी याद रखनी है। और इस 2.0 जो उज्ज्वला योजना है, इसके अंतर्गत 1 करोड़ ग्रामीण परिवारों को LPG कनेक्शन मुफ्त में दिए जाने की योजना है। अगला देखिए, आपने इसके पहले पंचवर्षीय योजना पहली और दूसरी कवर कर ली है। आज मैं कुछ पंचवर्षीय योजनाओं को फिर ले रहा हूं। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसका कार्यकाल 1961 से 1966 के बीच। और अगर ये पूछा जाए कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो आपका जवाब होगा जे सैंडी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल और सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है तीसरी पंचवर्षीय योजना। और एक बात और याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य है। अगला प्रश्न है योजना अवकाश।
ये योजना अवकाश का समय तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1969 यानी 1966 से 69 तक ये योजना अवकाश का समय है। इसमें इस दौरान यानी 66 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई और इस अवधि को क्या कहा गया? योजना अवकाश कहा गया। अगला प्रश्न है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच, और याद रखिएगा ये किस मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो आपका जवाब होगा गाडगिल योजना और लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। और अगर ये पूछा जाए कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो आपका जवाब होगा स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। क्या कर रहा है, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। स्थिरता के साथ यानी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन ना हो, एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में, एक स्टेबल फॉर्मेट में विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि हासिल हो। अगला है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या क्या योजनाएं और क्या क्या गतिविधियां हुई उसके बारे में है। इस कार्यकाल के दौरान रोजगार गारंटी योजना, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में EGS के नाम से जानते हैं, 1972-73 में प्रारंभ हुई। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि रोजगार गारंटी योजना EGS किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई, तो आपका सीधा जवाब होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अगर पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ, तो आपका जवाब होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो कि 14 जुलाई 1969 को हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात कि कृषि सेवा केंद्र योजना जो है ये भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको याद रखना होगा। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच में हुआ। इसमें निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। क्या क्या है? निर्धनता का उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। और एक बात और महत्वपूर्ण, जो ज्यादातर परीक्षाओं में यह बात पूछी जा रही है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ और काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 का प्रारंभ हुआ, किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इस पंचवर्षीय योजना की एक वर्ष पहले इसकी समाप्ति कर दी गई थी, यानी 1978 में इस पंचवर्षीय योजना यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हो गई। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1972 में गठित RG सरैया की अध्यक्षता में जो बैंकिंग आयोग था, और जून 1975 में गठित नरसिम्हन समिति की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। यानी अगर मैं इसको और सरलीकृत कर दूं तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना RG सरैया और नरसिम्हन कमेटी की अनुशंसा पर की गई। और RG सरैया जो बैंकिंग आयोग के अध्यक्ष, ये 1972 में गठित हुई और 1975 में नरसिम्हन समिति का गठन हुआ। और इनकी अनुशंसा के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अगर ग्रामीण विकास के बारे में बात करेंगे तो आपको क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, कल के लेक्चर में हम लोगों ने भूमि विकास बैंक को देखा था, तो इनको आपको जरूर देखना होगा। अगला है राष्ट्रीय आवास बैंक, इसको आप NHB के नाम से जानते हैं। ये जो राष्ट्रीय आवास बैंक है इसकी स्थापना जुलाई 1988 में हुई और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो कहां पर है? नई दिल्ली में। अगला देखिए, आगे बात होगी नाबार्ड की। ग्रामीण विकास की चर्चा हो, अगर नाबार्ड की चर्चा न हो तो वो चर्चा अधूरी मानी जाती है, और ऐसा कोई आयोग नहीं जिसने नाबार्ड को टच न किया हो। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड का हिंदी में फुल फॉर्म है। यदि नाबार्ड के फुल फॉर्म को इंग्लिश में देखें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। यदि नाबार्ड की स्थापना की बात की जाए तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई, ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका जवाब होगा B शिवरामन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई। और एक और महत्वपूर्ण बात कि नाबार्ड ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ करने और स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग। देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग के बारे में हर वो छोटी बातें जो आपको जानना जरूरी है उसको टच किया गया है। राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 जनवरी में पहले राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, और जो इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे वो सोमपाल थे। इनको बाद में चेंज करके MS स्वामीनाथन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यानी आपको पूरी बात मालूम होनी चाहिए। अगला है कि भारत में जो कृषि वर्ष है वो कब से कब तक रहता है, तो जो भारत में कृषि वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून के बीच रहता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए।
अगला है कुछ क्रांति हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र के नाम है। जैसे हरित क्रांति, तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। यदि नीली क्रांति की बात की जाए तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति की बात की जाए तो अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है रजत क्रांति। लाल क्रांति की बात की जाए तो मांस और टमाटर से संबंधित है लाल क्रांति। अगर रजत रेशा क्रांति की बात की जाए तो यह कपास उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा की क्रांति की बात की जाए तो जूट उत्पादन से है। गोल्डन क्रांति की बात की जाए तो फल और सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। भूरी और धूसर क्रांति की बात की जाए तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति की बात की जाए तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है, आलू उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से है। याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ समितियों का नाम है, वो भी इसी ग्रामीण विकास से संबंधित है। पहला है महालनोबिस संबंधित समिति। ये आय के वितरण का आकलन करने के लिए महालनोबिस समिति का गठन हुआ। खुसरो समिति, ये कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है, खुसरो समिति। दांतेवाला समिति, ये बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है, दांतेवाला समिति। यदि भंडारी समिति की बात करें तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। कौन सी? भंडारी समिति। और अभी आपने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को विस्तार से देखा है। BS ब्यास समिति, ये भी कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित है। यानी कृषि एवं ग्रामीण साख से संबंधित दो समितियां आपको यहां दिख रही हैं, एक है खुसरो समिति और दूसरी है BS ब्यास समिति। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1950 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में FCI के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो आपका जवाब होगा 1965 में। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस की स्थापना कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। एक टर्म यूज होता है गिफेन। गिफेन किस प्रकार की वस्तुओं को संबोधित किया जाता है? तो जो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं उसको गिफेन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से होती है? तो आपका जवाब होगा भारत में कृषि आय की गणना उत्पादन विधि से होती है। अगला है कि शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा, यानी शुष्क खेती में कितनी वार्षिक वर्षा होती है? तो आपका जवाब होगा 50 सेंटीमीटर से कम। अगर पूछा जाए कि सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? तो आपका जवाब होगा पूर्व सोवियत संघ द्वारा सामूहिक कृषि के प्रचलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किया गया। अगर पूछा जाए कि झूमिंग खेती किस क्षेत्र में भारत में होती है? तो आपका जवाब होगा पूर्वोत्तर के प्रदेशों में। अगला है समोच्च कृषि किसे कहते हैं? तो ये जो अपर्दन प्रभावित क्षेत्र हैं इनको समोच्च कृषि के अंतर्गत जाना जाता है, यानी अपर्दन पहाड़ी वाले क्षेत्र जो है। अगला देखिए, मृदा के बिना जल में पौधों की वृद्धि एवं विकास की पद्धति को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब होगा एक्वाकल्चर। यानी एक्वाकल्चर के अंतर्गत मृदा नहीं होती है, जल के माध्यम से पौधों की वृद्धि और विकास होती है, इसको एक्वाकल्चर कहते हैं। अगली योजना है स्वाभिमान योजना। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है बुलक कैपिटलिस्ट। ये जो बुलक कैपिटलिस्ट है, यानी इसको हिंदी में बैल पूंजीपति कहते हैं, अगर इसका शाब्दिक मीनिंग निकाल दी जाए तो। और अगर इसका संबंध या इसको क्यों टर्म यूज किया जाता है, किसके संदर्भ में किया जाता है? तो ये उन किसानों के पास जिनके पास कुछ संसाधन तो हैं, कुछ साधन हैं, लेकिन वो धनाढ्य नहीं है, यानी उनके पास धन नहीं है, पूंजी नहीं है, उनको कहा जाता है बुल्क कैपिटलिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के बाद रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग कौन सा है? तो आपका जवाब होगा हथकरघा उद्योग। अगर पूछा जाए कि भूमि सुधारों से संबंधित संविधान में कौन सा संशोधन हुआ है? तो आपका जवाब क्या होगा? प्रथम संविधान संशोधन 1951। ये भूमि सुधारों से संबंधित एक संवैधानिक संशोधन है। इसके माध्यम से भूमि विधियों को एक संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया और इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आपको पता है कि भारत में जो मूल अनुसूची है उसमें उनकी संख्या कितनी है? 8। जो मूल अनुसूची का मतलब क्या है? जब संविधान लागू हुआ तो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है, यानी 4 जोड़ी गई, जिसमें 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें क्या है? तो इसमें भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है और इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी जोड़े गए, उनको भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B या अनुच्छेद 31A या अनुच्छेद 31B दिया रहे तो आप इसको सीधे कोरिलेट कर लेंगे प्रथम संविधान संशोधन 1951 से, और या अगर कहीं पर भूमि सुधार से संबंधित अगर इनको कोरिलेट करने के लिए पूछ रहा है तो आप वहां पर भी कर लेंगे। अगला है ग्राम भू प्रबंध समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, ग्राम भू प्रबंध समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा
33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को क्या कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा खतौनी कहते हैं। यानी भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में जो वार्षिक रजिस्टर कहा गया है उसको खतौनी कहते हैं। भारत में बहुफसल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1967 से 68 में, यानी 1967 से 68 के बीच। सर्वेक्षण रेखा और उत्तर दिशा के बीच एक छोटा क्षैतिज कोण होता है जिसको क्या कहा जाता है? अजीनोथ। क्या कहा जाता है? अजीनोथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी थी? तो आपका सही जवाब होगा 2006 में उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली बनी। अगला प्रश्न है कि अगर लेखपाल को खतौनी में कोई परिवर्तन करना होता है तो वो किससे करते हैं? तो लाल रोशनाई से खतौनी में लेखपाल के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है, चकबंदी में किन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, चकबंदी के अंतर्गत चारागाह, बाग या शमशान या कब्रिस्तान आदि को शामिल नहीं किया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि नियोजित व सामाजिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, नियोजित और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसे ही विकास कहते हैं। ठीक है। यानी जो आपके यहाँ पर विकास शब्द यूज किया गया है उसका मूल भाव क्या है? कि नियोजित और सामाजिक मूल्यों के आधार पर परिवर्तन हो। अगला है मनरेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा पहला मूल प्रश्न है। यानी अगर किसी भी परीक्षा में अगर बहुत बेसिक प्रश्न पूछा जाना होगा अगर इस टॉपिक से, तो पूछा जाएगा कि मनरेगा का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो क्या आप जवाब होगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। बेसिक प्रश्न से लेकर एक स्टैंडर्ड प्रश्न तक, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपका पेपर का स्टैंडर्ड क्या होगा, तो ये आपकी मजबूरी कह लीजिए या आपका कर्तव्य कह लीजिए, आपको हर प्रकार के प्रश्नों के स्टैंडर्ड को देखना होगा। राष्ट्रपति द्वारा 5 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा की मंजूरी दी गई और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस योजना को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को 200 चुनिंदा जिलों में ये प्रारंभ की गई। क्या कर रहा है? इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। कर है कि राष्ट्रपति महोदय ने 5 सितंबर 2005 को नरेगा, पहले इसका नाम क्या था? नरेगा, उसका फुल फॉर्म क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसकी स्वीकृति मिल गई। और इस स्वीकृति मिलने के बाद 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इस नरेगा कार्यक्रम को देश के चुनिंदा 200 शहरों में शुरू किया गया। दूसरी बात, 2007-08 में इसका विस्तार 130 अतिरिक्त जिलों में कर दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के सभी जिलों में कर दिया गया। चूंकि जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था, उसके अनुरूप उनकी व्यवस्थाएं थी, इसलिए वहां पर इस नरेगा कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2008 को लागू नहीं किया गया। उसके अलावा भारत के सभी जिलों में नरेगा कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 से लागू हो गया। और याद रखिएगा, यूटी बनने के बाद वहां पर यह योजना फिर से चालू है। अब 2 अक्टूबर 2009 आता है, यहां पर नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, जिसका फुल फॉर्म अभी आपने पढ़ा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और ये भी आप याद रखिएगा, ये परिवर्तन वर्ष कई बार पूछा गया है। और मनरेगा का लक्ष्य क्या है? तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को 10 दिन की न्यूनतम रोजगार की गारंटी है। और वो रोजगार कैसा होगा? अकुशल रोजगार। यानी ऐसा नहीं कि उसमें ट्रेंड आप लोगों को खोजने लगी, अनट्रेंड व्यक्ति भी जाकर उसमें, जनरल व्यक्ति भी जाकर उसमें रोजगार प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आपका आज का ये चौथा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। लेखपाल की परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला आपके बीच दी जा रही है, आप लोग उसको नियमित तौर पर देखें। और उसके बाद फिर जब कभी सोने जा रहे हैं या फ्री टाइम है तो ईयरफोन लगाया आपने और बस केवल एक बार अपने कानों में ये सारी बातें फिर से सुन ली, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इस प्रकार आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आप सब निश्चिंत होकर अपनी तैयारी को 100% दें, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। शुभकामनाओं के साथ आप